एक व्यक्ति जो साधारण किसान का पुत्र, एक शिक्षक का पुत्र, अचानक उनके पास विधायक बनने के बाद इतनी संपत्ति आ जाती है कि अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई। संपत्ति मेरे पास जो कुछ है वो आज से नहीं, मेरे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है। और अगर उनको ये था कि हमने करोड़ों की संपत्ति या अरबों की संपत्ति मेरे पास है, ये 5 साल वो सत्ता में रहे हैं, उनको इसकी जांच करा लेनी चाहिए। वो अनिल सिंह कहते हैं, विधायक वर्तमान, वो कहते हैं कि इनके बाप का पैसा है जो ये फ्री बिजली बांटे। कि बीजेपी जो जनता को गुमराह करने के लिए 1-2 योजनाएं चला रही, तो क्या ये उनके बाप का है? अपने तक सीमित रहे तो ज्यादा अच्छा होगा, बाप दादा तक न जाए तो ज्यादा। अगर उनसे पूछा जाए जिनकी आप बात कर रहे हैं कि उनके बाप आज से 20 साल पहले क्या थी, तो जरा उनसे पूछना कि 20 साल पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी और तुम्हारे बाप क्या थे। मैंने 20 साल विधायक में रहा, मैंने किसी के ऊपर भ्रष्टाचार कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। मुझसे पहले वो आरोप लगाते मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, एक भी मुकदमा वो फर्जी ले आवे उदयराज के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर लिखाया गया। उदयराज ने कभी किसी को नामांकन करने से जोर जबरदस्ती करके नहीं रोका, लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया। लेकिन माननीय अनिल सिंह जी ने तो पहले ऐलान कर दिया था कि कहीं किसी को नामांकन नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा हुआ इस चुनाव में हुआ। मैंने किसी तरीके से नामांकन 2 जगह कराया, तो माननीय अनिल सिंह जी ने असोहा जो प्रमुख जी था उसके ऊपर कम से कम 4 फर्जी मुकदमे अपहरण के उसके ऊपर लिखाने का काम किया। वो तो कहते हैं गुंडाई आप लोगों की तरफ से, गुंडाई मेरी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ। समाजवादी पार्टी में गुंडाई बसते हैं, गुंडे। ये तो अनिल सिंह जी घोरा कहते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने या उदयराज ने उनके समर्थकों के कभी कहा कि मैं किसी को नामांकन नहीं करने दूंगा। तो लगातार प्रधानी आपके ग्राम सभा में रही, आपके पास एक बार नहीं रही, बाकी लगातार। सवाल ये है कि उसी क्षेत्र में कई ऐसे गांव जहां बिजली व्यवस्था नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैं जमीनी स्तर को जानता हूं, कई ऐसे गांव खासकर लौवाही चौराहे पे हमेशा पानी भर, और आपका ग्राम सभा लगातार। उसके बाद सड़कें मुख्य रूप से खराब हुआ कर। आप जानते हैं कि बंगला आदि गाँव है वहाँ बिजली आज भी बड़ी मुश्किल में पहुँची है। आप अपनी ग्राम सभा पे नहीं जब ठीक कर पाए थे तो आप गलत कहते हैं कि मैं ग्राम सभा नहीं ठीक कर पाया। कि आपके पास जो आपके प्रचारक हैं मुख्य रूप से, चाहे प्रधान ले, उनमें गंभीर आरोप हैं, गैंगस्टर जैसे आरोप लगे। आप उनको साथ में लेके चलते हैं, वो आपको ऐसे प्रचार करते हैं जैसे मान लिया आपके अलावा कोई उनका दूती नहीं है। और ऐसे गंभीर आरोप के प्रधान और कई कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ उठते बैठते और आपका संरक्षण रहता है। 1-2 नाम आप बता दीजिए। एक नाम आता है पोपो सिंह, दूसरा आता है हरिकेश यादव। इस तरह के नाम तो श्री कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं। क्या लगता नहीं है भगवानों पर उनको श्री कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं और यहाँ राम जी के नाम? हम लोग सारे भगवानों को माने। नहीं, वो तो हम लोग हमारे कुल देवता हैं। नहीं, कुल देवता होना अलग चीज है। आने वाले समय में उदयराज यादव क्या कुछ करके दिखाएंगे, क्या वादा करते हैं? उस क्षेत्र में जो अराजकता के माहौल को समाप्त किया, उस क्षेत्र की गुंडागर्दी को समाप्त किया था, सबसे पहले जो 5 सालों में पुनः वो क्षेत्र में गुंडागर्दी का माहौल शुरू हुआ है उसको समाप्त करने का काम करूंगा। और फिर से आप सभी के सामने हाजिर हुई चुनावी मुलाकात में। अब मुलाकात उस व्यक्ति से करने जा रहे हैं जिसने 4 बार लगातार विधायकी पद पर आश्रित रहे, समाजवादी पार्टी के वो नेता जिन्हें गद्दावर नेता कहें, या उन्नाव जनपद में एक ऐसा नेता जिसका नाम हर व्यक्ति जानता है। उन्नाव जनपद में समाजवादियों की राजनीति में इस व्यक्ति की एक अलग भूमिका रही है। सवाल उनसे पूछे इसलिए जाएंगे क्योंकि पिछले 4 बार के विधायक वो किस तरह से उन्होंने कामकाज किए, और एक बार जो हार हुई उसके बाद तमाम तरह के आरोप और प्रत्यारोप रहते हैं। वर्तमान विधायक ने कैसे काम किए, आने वाले समय में टिकट मिलने के पूरे आसार नज़र आ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी से जब अगर इनको प्रत्याशी के रूप में उतारती है तो किस तरह और किन मुद्दों के रूप ये मैदान पे उतरेंगे और कैसे फतेह करेंगे, आइए हम मुलाकात करते हैं उदयराज यादव जी। सबसे पहले सबको नमस्कार। सबसे पहला सवाल गंभीर, आइए चलते हैं। सबसे गंभीर सवाल आप पर एक आरोप लगता है कि वर्तमान विधायक ने ही आरोप लगाया। एक व्यक्ति जो साधारण किसान का पुत्र, एक शिक्षक का पुत्र, अचानक उनके पास विधायक बनने के बाद इतनी संपत्ति आ जाती है कि अरबों की संपत्ति कहाँ से आ गई। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लाख का RTR नहीं होगा आपका, इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई, ऐसा आरोप। वो बिल्कुल सही कहते हैं, या तो उनको जानकारी नहीं। संपत्ति मेरे पास जो कुछ है वो आज से नहीं, मेरे पूर्वजों की दी हुई संपत्ति है। हाँ, विधायक के 20 साल रहते हुए
लखनऊ में मकान जरूर बनवा लिया है, उसके अलावा ना तो कहीं पर कोई ज़मीन खरीदा है, ना किसी की ज़मीन की लाइमारी की है, और कोई आरोप 20 साल में केवल पूर्वा क्षेत्र के ही नहीं बल्कि इस प्रदेश का कोई व्यक्ति नहीं लगा सकता है कि समाजवादी पार्टी या हमारे समर्थकों ने किसी की भूमि कब्जा करने का काम किया हो, गलत तरीके से संपत्ति बनाने का काम किया हो। तो ये आरोप मैं माननीय विधायक जी का जो है कि मैं 3 लाख की ITR नहीं जमा करता हूँ, उनको मेरे पास जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे मेरे नाम हो चाहे मेरे बच्चों के नाम हो, जो भी प्रॉपर्टी है वो सारा का सारा इनकम टैक्स में दर्शाया गया है, लेखा जोखा उसका है। और अगर उनको ये था कि हमने करोड़ों की संपत्ति या अरबों की संपत्ति मेरे पास है, तो उनको चाहिए था कि 5 साल वो सत्ता में रहे हैं, उनको इसकी जांच करा लेनी चाहिए थी। बीजेपी वाले बहुत IT रेड कराते हैं, ऐसा आरोप लगता है समाजवादी पार्टियों की तरफ। मैं तो कह रहा हूँ, एक क्या वो तो अभी जैसे चुनाव घोषित हुआ तो तमाम सपा नेताओं के यहाँ आपके इनकम टैक्स के ID के तमाम लोगों के यहाँ छापे डलवाए, लेकिन चूँकि समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के लोगों की तरह केवल संपत्ति कमाने का काम नहीं किया है, इसलिए उन एजेंसियों को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा। अच्छा, इसमें आपको लगता है कि वर्तमान विधायक, चलो आरोप तो ये हो गया, वर्तमान विधायक के कामकाज को लेकर क्या कहना है? क्योंकि आप 4 बार विधायक रहे लगातार, आप कामकाज पर देखिए, जब कामकाज का सवाल उठता है तो मेरा मानना है कि 5 सालों के अंदर पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में कोई भी काम वर्तमान विधायक के द्वारा नहीं किया गया है। और चूँकि आम आदमी की ज़रूरत की 4 मुख्य ज़रूरतें होती हैं। एक तो गांव के लोगों को आने जाने के लिए अच्छे संपर्क मार्ग हो, बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा व्यवस्था हो अच्छी, और गांव में लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए, किसानों को अच्छी बिजली मिले, तो उसके लिए सब स्टेशन बनवाया जाए, क्योंकि जब सब स्टेशन होंगे तभी उससे गांव के लिए बिजली होगी। कोई काम नहीं किया। लोगों को स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सुविधा अच्छी उपलब्ध हो, हॉस्पिटल होने चाहिए। मेरा मानना है कि 5 सालों के अंदर ना तो कहीं गाँव में संपर्क मार्गों का निर्माण कराया गया, ना ही कहीं पर एक भी विद्यालय बनवाने का काम किया गया, और ना ही कहीं एक नया सब स्टेशन बनवाने का काम किया गया। और उस क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा कि मैंने उस क्षेत्र के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। मैंने मौराओं में 100 बेड का हॉस्पिटल बनवाया था, जिसका काम लगभग 90% मेरे कार्यकाल में पूरा हो चुका था। ये दुर्भाग्य रहा कि आज तक वो अस्पताल वर्तमान सरकार के द्वारा या वर्तमान विधायक के द्वारा आज तक अस्पताल चालू नहीं हो सका। और मैं तो ये कहूँगा, कोविड तब्दील किया गया था उसको। कोविड क्या मतलब, जब कोई चालू नहीं हुआ, कोविड में तब्दील होना केवल वो हॉस्पिटल कोविड के लिए नहीं बना था, और जब वो अस्पताल बना तो उस समय कोविड जैसी महामारी इस देश में नहीं आई थी। कोविड की महामारी तो 2 साल पहले, लगभग 1.5 साल पहले आई, लेकिन वो अस्पताल मैंने 5 साल पहले बनवाया था। लेकिन वो अस्पताल आज की तारीख में भी कोविड के लिए जब उसको चालू किया तो शायद उसमें आज तक एक भी कोविड का मरीज, ना ही यहाँ पर एक डॉक्टर, ना वहाँ एक डॉक्टर, कोई सुविधा कोविड मरीजों के लिए भी उपलब्ध नहीं। उनका उत्तर आता है कि उन्होंने मौरावा से जो सड़क जा रही है पूर्वा को जुड़ते हुए सीधा पहुँचती है, आप जबरेला होते हुए, उन्होंने कहा वो निर्माण कराया, असोहा वाला तमाम सड़कों का जिक्र। मैं उसके लिए एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर वो सड़कों की बात करें तो मैं तो चाहे मौरावा बछरावा हो, चाहे मौरावा गुरबकसगंज हो, चाहे आपकी कालूखेड़ा से असोहा होते हुए, कांथा होते हुए भल्ला फार्म हो, मैंने कई ऐसी सड़कों का निर्माण कराया कि जो दूसरे जनपद को भी जोड़ती थी और आम जनता के लिए मुख्य मार्ग हुआ करते थे। और जिस सड़क की वो बात करते हैं, जबरेला से लेकर के आपके तौरा तक, वो सड़क, मैं तो कहता हूँ कि अनिल सिंह जी एक पत्र दिखा दें, जिस पत्र पे वो सड़क उनके पत्र पर स्वीकृत हुई हो, तो जो कहिए मैं सर हार जाऊँगा। यानी कि आपके द्वारा वो मेरे कार्यकाल में सारा कुछ हो चुका था, और उस सड़क में इतना भ्रष्टाचार हुआ कि वो सड़क मैंने 276 करोड़ की स्वीकृत कराया था। और उस समय उस सड़क का जो एस्टीमेट था, दोनों तरफ इंटरलॉकिंग होनी थी 1.5 मीटर। सड़क तो
और एडीबी बैंक से उसका लोन भी स्वीकृत हो चुका था, केवल टेंडर नहीं हुआ था। बाद में इंटरलॉकिंग भी उसमें जो साइड में होनी थी वो भी नहीं हुई। और उसका भ्रष्टाचार किया है उस पे तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि आप जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो केवल उसी सड़क की आप बात क्यों करते हैं? उस सड़क पे इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि अगर जांच हो जाए तो तमाम अधिकारी उसमें जेल जाएंगे कि 6 महीने भी सड़क को बने हुए नहीं हुआ। और अगर आप उधर निकले होंगे तो कहीं कहीं मैंने देखा है कि उस सड़क की मरम्मत भी चालू हो गई। और मैंने जो सड़कें आज से 8 साल पहले बनवाया था, आज तक उनमें मरम्मत की ज़रूरत नहीं पड़ी, आज तक एक भी गड्ढा नहीं हुआ। तो उन्होंने केवल भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात तो करते रहे, लेकिन असली भ्रष्टाचार को जन्म देने का काम उस क्षेत्र के विधायक ने किया है। कि मैं कुछ सड़कें आपको बता रहा हूँ। आप अकोहरी से हेलोली चले जाइए, आप चले जाइए मंगतखेड़ा से कांथा, इस तरह की कम से कम 1 दर्जन सड़कें हैं जिनका नव निर्माण हुआ और वो सड़कें 4 महीने के बाद फिर गड्ढों में तब्दील हो गई, चलने लायक नहीं बची। तो भ्रष्टाचार किन लोगों ने किया? काम किन लोगों ने किया है? काम माननीय अनिल सिंह जी के बड़े खास लोगों ने किया है। आप आरोप लगा रहे हैं उन पर भी? अच्छा चलिए, एक मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। मैंने 20 साल विधायक में रहा, मैंने किसी के ऊपर भ्रष्टाचार कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। मुझसे पहले वो आरोप लगाते मैं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ ना, एक भी मुकदमा वो फर्जी ले आवे जो उदयराज के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर लिखाया गया हो, बल्कि जिन लोगों के ऊपर लिखे गए फर्जी मुकदमे, उन लोगों की मदद करके उन लोगों का बचाने का काम उदयराज ने किया था। और उसका उदाहरण है जो उन्हीं के साथ है, मेरे साथ भी नहीं। मंगतखेड़ा के एक प्रधान हुआ करते थे दुखहरण सिंह, मैं पहली बार विधायक हुआ, उनके और उनके परिवार के ऊपर 302 का मुकदमा लिखा गया और मुझे चुनाव जीते हुए मुश्किल से 3-4 महीने हुए थे, मेरे चुनाव में भी नहीं थे। जब मेरे पास आए तो मैंने उस मुकदमे की CBCID जांच कराया और उनको जो सही था कि वो निर्दोष थे, पूरे परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। और अगर वो अपनी बात करते हैं, 20 साल रहा, आप भी उसी क्षेत्र के हो, 20 साल में विधायक रहा। जितने भी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव होते थे या कोई भी पंचायत का भी चुनाव हुआ हो, उदयराज ने कभी किसी को नामांकन करने से जोर जबरदस्ती करके नहीं रोका, लोगों को चुनाव लड़ने का मौका दिया, प्रजातंत्र पर विश्वास किया। लेकिन माननीय अनिल सिंह जी ने तो पहले ऐलान कर दिया था कि कहीं किसी को नामांकन नहीं करने दिया जाएगा। ऐसा हुआ इस चुनाव में? इस चुनाव में हुआ जब मैंने किसी तरीके से नामांकन 2 जगह कराया, असोहा और पूर्वा में, तो माननीय अनिल सिंह जी ने असोहा जो प्रमुख जीता उसके ऊपर कम से कम 4 फर्जी मुकदमे अपहरण के उसके ऊपर लिखाने का काम किया। अगर दोषी होता तो जेल जाता, फर्जी था तभी मुकदमे खत्म हुए। और पूर्वा में मैंने जिसको चुनाव लड़ाया, उस महिला को जो चुनाव लड़ा रहा था उसका देवर, उसके ऊपर चुनाव के 2 दिन पहले तमाम गंभीर धाराओं में थाने में बैठ करके फर्जी अभियोग पंजीकृत कराया और जबरियां इतनी दहशत पैदा की कि वो चुनाव में भाग नहीं ले सका और 4-5 वोटों से अपने प्रत्याशी को कहते हैं गुंडाई आप लोगों की तरफ से होती है? गुंडाई मेरी तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ, समाजवादी पार्टी में गुंडाई बसते हैं, गुंडे ये तो अनिल सिंह जी घोरा कहते थे। समाजवादी पार्टी के लोगों ने या उदयराज ने उनके समर्थकों के कभी कहा कि मैं किसी को नामांकन नहीं करने दूंगा? और अगर गुंडाई की आप बात करते हैं, मेरा भी 20 साल का कार्यकाल रहा है, एक आदमी कोई ले आवे जो समाजवादी पार्टी का रहा हो, उदयराज यादव का समर्थक रहा हो, किसी की जमीन पे कब्जा किया हो, किसी के घर पे कब्जा किया हो, किसी से जोर जबरदस्ती की हो, यहाँ तो तमाम उनके अगल बगल जो आज घूम रहे हैं, तमाम गरीबों की जमीनें कब्जा करके और बिल्डिंगें बनाने का काम किया है। आपकी हनक और सनक पे चलती थी आपकी विधायकी, आपकी हनक पे यहाँ तक कि पुलिस आपके आगे पीछे भागती थी, ऐसा कहना है उस समय की जब आपकी विधायकी थी तो हनक और सनक पे चलता था पूरा उन्ना। हनक और सनक, हनक से वो आदमी काम कर सकता है जो स्वयं में ईमानदार हो और उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ हो। मैंने चूँकि ईमानदारी के से काम किया तो स्वाभाविक है जब आदमी ईमानदारी से होगा, अगर विधायक या कोई जनप्रतिनिधि अधिकारियों से पैसा लेने लगेगा
तो शायद वो हनक से काम नहीं करा सकता। अच्छा, एक आरोप और है, आप लगातार प्रधानी आपके ग्राम सभा में रही, आपके पास एक बार नहीं रही, बाकी लगातार रही। मुझे लगता है मैं छोटा था तब से लेके अब तक प्रधानी आपके यहाँ रही, ब्लॉक प्रमुखी। तो सवाल ये है कि उसी क्षेत्र में कई ऐसे गांव हैं जहां बिजली व्यवस्था नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि मैं ज़मीनी स्तर को जानता हूं। कई ऐसे गांव हैं, खासकर लौवा ही पकड़ लीजिए, जिसके चौराहे पे हमेशा पानी भरा करता था। आप उसमें आरोप मत लगाइए कि वहाँ पे कतई नहीं। हाँ, तो उसके अलावा सड़कें मुख्य रूप से, और आपका ग्राम सभा लगातार, उसके बाद सड़कें मुख्य रूप से खराब हुआ करती थी। आप जानते हैं कि बंगला आदि गांव हैं वहाँ बिजली आज भी बड़ी मुश्किल में पहुंची है, बिजली नहीं पहुंचती। तो इस तरह के आप अपनी ग्राम सभा पे नहीं जब ठीक कर पाए थे तो आप गलत कहते हैं कि मैं ग्राम सभा नहीं ठीक कर पाया हूँ, क्योंकि मैं एक ग्राम सभा का विधायक नहीं था। 208 गांव सभाएं, ग्राम सभा छोड़ दो, बाकी सब आप सुनिए तो 208 गांव सभाएं पूर्वा विधानसभा में है। और जब लौवा गांव सभा का सवाल उठता है तो शायद आपको भी याद होगा, हो सकता बहुत छोटे रहे हो, आप उस गांव के रहने वाले हैं, कि आपके गांव तक केवल दीक्षित जी के विधायक बनने के बाद लौवा तक सड़क का निर्माण हुआ था। चूँकि वो विधायक थे, शासन की जिम्मेदारी बनती है कि जो विधायक हो उसके गांव तक मार्ग बनवाने का काम किया जाए। और उसके बाद जितने भी गांव आपके हैं, ये सही है आपका कहना कि कुछ ऐसे छोटे गांव हैं कि जहां पर हम डामर रोड नहीं बनवा सके, लेकिन अधिकांश गांवों को जितने भी बड़े गांव थे, बाहुल्य सवाल जात के आधार पर मैंने कभी काम नहीं किया है। आप जात का इसमें जिक्र मत करिए। मैं अगर जात के आधार पर काम करता तो शायद मैं सबसे पहले यादव बाहुल्य गांवों को उनकी तरफ ध्यान देता। मैंने जात के आधार पर नहीं, मैंने समस्याओं के आधार पर कि कहाँ क्या समस्या है, मैंने उस आधार पर काम किया। और वही कारण रहा कि जहाँ पर एक भी यादव नहीं रहा होगा विधानसभा में, हमने उन गांवों को भी मार्गों से संपर्क मार्गों से जोड़ने का काम किया। और जब लौवा की आप बात करें, लौवा गांव सभा की, तो मैं आप भी जानते होंगे क्योंकि उसी गांव सभा के रहने वाले हो, अगर मैं डामर रोड नहीं बनवा सका तो शायद हर गांव को खड़ंजा मार्ग से निश्चित रूप से जोड़ने का काम, आज एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत होती हो। अच्छा, इसमें सवाल एक और है, आरोप ये लगता है कि आपके पास जो आपके प्रचारक हैं मुख्य रूप से, चाहे प्रधान ले लो, उनमें गंभीर आरोप हैं, गैंगस्टर जैसे आरोप लगे हैं। आप उनको साथ में लेके चलते हैं, वो आपको ऐसे प्रचार करते हैं जैसे मान लिया आपके अलावा कोई उनका दूती नहीं है। और ऐसे गंभीर आरोप के प्रधान और कई कार्यकर्ता हैं जो आपके साथ उठते बैठते और आपका संरक्षण रहता है। एक दो नाम आप बता दीजिए उसमें। अब तो एक नाम जवाब दूं। एक नाम आता है पोपो सिंह, दूसरा आता है हरिकेश यादव, इस तरह के नाम तो। पोपो सिंह का जब सवाल उठता है, अगर पोपो सिंह अपराधी होते तो शायद जेल में होते। और नहीं, कोई मुकदमा नहीं। ये फैसला करना न्यायालय का काम है कि कौन दोषी है कौन नहीं। आरोप लगाना किसी के ऊपर अलग हो गया। आरोप मैं किसी के ऊपर लगा दूं कि वो बहुत बड़ा अपराधी है, लेकिन जब तक उसका कोई सबूत ना हो, और जहां तक मैं समझता हूं पोपो सिंह के ऊपर कोई ऐसा, केवल माननीय विधायक जी के चूंकि विरोध में रहते हैं इसलिए उन्होंने हरिजन एक्ट के 2-3 मुकदमे दौरान चुनाव लिखाने का काम किया। इसके पहले की अगर बात करें तो केवल एक मुकदमा उनके ऊपर लिखा गया था, मेरे कार्यकाल में लिखा गया था, और उसमें 120 के बी के मुलजिम थे, ना कि ये 302 के मुलजिम थे, और उसमें वो दोषमुक्त हुए। हरकेश का जब सवाल उठता, हरकेश की वही स्थिति है कि रंजिशन आप मुकदमे लिखा रहे हैं, गांव में पार्टी बंदी है, दूसरा पक्ष अगर मजबूत है मुकदमे लिखा रहा, और हरकेश के खिलाफ भी जो मुकदमे लिखे गए, शायद सारे के सारे मुकदमे या तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाया कि ये फर्जी हैं, और पुलिस ने एफआईआर लगाने का काम किया है। तो ऐसे कैसे कह दें, जब पुलिस, आप मुकदमा लिखा रहे हैं, पुलिस विवेचना कर रही, और उसके बाद पुलिस ही पा रही है कि ये दोषी नहीं है, मुकदमे को समाप्त करती है, तो कैसे आप घोषित कर सकते हैं कि हरकेश या पोपो सिंह या फला जो है अपराधी? नहीं, मैं अपराधी घोषित नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गंभीर आरोप, जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनकी बात करता हूँ, वो इसका फैसला करने वाले नहीं। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे, क्या इस बार के किसानों का मुद्दा, किन मुद्दों के साथ समाजवादी पार्टी मैदान पे उतरी, खासकर पुरवा में? पुरवा में आज एक गंभीर मुद्दा है, पुरवा ही संपूर्ण उत्तर प्रदेश का है और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ पूरे देश का है, किसानों के लिए आवारा पशुओं का जाना।
जिस रात हम लोग इसी ठंड में बैठकर घर में हीटर में या तमाम जगह तपता तापते हैं, लेकिन किसान ओस में खड़ा होकर टॉर्च लेकर इंतजार करता है, कोई गैया या कोई सांड तो आकर नहीं चल रहा है। इस तरह की अव्यवस्था पर मुद्दे किस तरह? केवल इतना नहीं है, हैं? आप केवल ताकने की बात कर रहे हैं। मैं तो कई ऐसी घटनाओं में गया हूँ कि जहाँ पर चूँकि जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अन्ना जानवरों की वजह से और इस बार ठंडक में तमाम किसान अपनी फसल ताकते हुए मर गए हैं। मैं उन घटनाओं में गया हूँ, अरे एक नहीं कई घटनाएं ऐसी हैं। हमारे बिछिया ब्लॉक की 3-4 गांव में मैं गया जहां लोग अपनी फसल ताकते हुए और रात को ठंड लगने से मर गए। सबसे पहला मेरा वो होगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, अन्ना पशुओं से जनता को निजात दिलाने का काम हम लोग करेंगे। नहीं, आपको लगता नहीं ये बहुत गंभीर मुद्दा नहीं नहीं, मैंने तो वही खुद कहा, जब आदमी मर रहा हो। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये झूठ बोलने वालों से उत्तर प्रदेश को जल्दी मुक्ति मिलनी चाहिए। अच्छा, और एक सवाल नहीं है केवल उनका, अन्ना पशुओं का सवाल है। किसानों की जिस तरीके से धोखा दिया कि किसानों की उपज का मूल्य हम दुगना करेंगे, दुगना तो नहीं किया, 5 साल में किसान जो पैदा करता है उसकी कीमत कम करने का काम किया। कि गेहूं जो 5 साल पहले जिसकी कीमत 20 रुपये 21 रुपये किलो हुआ करती थी, वो 2020 में 21 में वो जाकर के 15 रुपये में उसकी कीमत हो गई। देहरादून धान जो 5,000 रुपये कुंटल बिका करता था, इस बार 2200 रुपये कुंटल किसानों को मजबूर होकर के बेचना पड़ रहा है। तो जो भी वादे इन लोगों ने किए, कहा था कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म तो नहीं किया। 3 साल में उठा करके देखिए, 4 साल में कि डीजल की कीमतें लगभग दुगना, पेट्रोल की कीमत लगभग दुगना, सरसों का तेल कई गुना ज़्यादा, गैस सिलेंडर की कीमत 5 साल में 3 गुना। तो जिन लोगों ने कहा था महंगाई समाप्त कर देंगे, तो उन्होंने महंगाई समाप्त करने के बजाय महंगाई को बढ़ाने का काम किया है। तो ये तमाम मुद्दे हैं। आपको लगता नहीं है कि आप फ्री बिजली देंगे के वादा कर रहे हैं? 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है, जो बोलती है वो करती है। माननीय अखिलेश जी जो आज वादा कर रहे हैं, 2012 में जो कहा था उसको पूरा करके माननीय अखिलेश जी ने दिखाया था। समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे माननीय अखिलेश जी हो, चाहे हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, जब भी इस प्रदेश की जनता से जो वादे किए हैं, शायद उन वादों को पूरा करने के साथ साथ उसके आगे बढ़ कर के इस प्रदेश का किसान किस तरीके से तरक्की के रास्ते पर जाए, नौजवानों को किस तरीके से रोजगार दे सके, किस तरीके से प्रदेश विकास के रास्ते पर जाए, उसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोगों ने काम किया है। नहीं, आप उनको, वो अनिल सिंह कहते हैं, विधायक वर्तमान, वो कहते हैं कि इनके बाप का पैसा है जो ये फ्री बिजली बांटेंगे, इस तरह का उनका स्टेटमेंट है पूरा। उनसे अगर पूछा जाए कि बीजेपी जो जनता को गुमराह करने के लिए 1-2 योजनाएं चला रही हैं, तो क्या ये उनके बाप का है? अपने तक सीमित रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, बाप दादा तक ना जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर उनसे पूछा जाए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि उनके बाप आज से 20 साल पहले क्या थे, अगर वो दूसरे के ऊपर, दूसरे के बारे में कोई टिप्पणी करते हैं, तो ज़रा उनसे पूछना कि 20 साल पहले तुम्हारी हैसियत क्या थी और तुम्हारे बाप क्या थे। यानी आप सीधे तौर पे उनको काउंटर कर रहे हैं कि ऐसा, इस तरह की मैं तो नहीं, भाषा इस तरह की प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं पूर्वा में जिस तरह का भाषा वो प्रयोग कर रहे हैं, शायद मेरा मानना है कि गांव में रहने वाला गंवार आदमी जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा, उस तरह की भाषा का प्रयोग शायद वो भी नहीं करेगा किसी के प्रति। अच्छा, इस बार के राम, और क्या लगता है राम का मुद्दा, राम एक आस्था केंद्र है। आप एक, चूंकि उन्नाव ही नहीं लगभग प्रदेश में जाने जाते हैं, इस समय प्रादेशिक स्तर पर राम का मुद्दा है। श्री रामचंद्र भगवान का मंदिर जो बन रहा है, वो एक प्रमुख मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी उतर रही है। आपके पास ऐसा? देखिए, राम का कोई मुद्दा नहीं बचा है उनके पास। राम का मुद्दा पहले था, लेकिन उस प्रदेश की जनता ने अच्छी तरीके से समझ लिया कि इन्होंने राम को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। और ये मुद्दा राम का पहली बार नहीं उठा था, ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 91 में उठाया था। जिस समय हिंदुस्तान में जनता दल की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में जनता दल की सरकार थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक आंदोलन किया था और ये कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और 91 में उस समय आंदोलन करके
इस देश और प्रदेश की हुकूमत को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उस समय जनसंघ हुआ करती थी, उसमें गठबंधन में थे, इन लोगों ने उस समय सरकार गिराने का काम किया था। तो मुद्दा उनका तब से अब तक तो काम कर गया। जनता ने इसलिए मान लिया कि इन्होंने राम को धोखा दिया है कि शायद अगर ये राम को वास्तव में मानने वाले थे तो 91 के बाद 3 बार हिंदुस्तान की हुकूमत में भारतीय जनता पार्टी रही, इस प्रदेश में भी 3 बार भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में रही है। अगर ये राम के मानने वाले होते, राम के हितैषी होते तो शायद ये मंदिर बनवाने का काम इसके पहले कर देते। इन्होंने मंदिर बनवाने का काम तब शुरू किया है जबकि इस देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने वहाँ पर समझौते के आधार पर मंदिर बनाने का निर्णय दिया है। उसके बाद सरकार में बैठे लोग को श्री कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं। क्या लगता नहीं है भगवानों पर उनको श्री कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं और यहाँ राम जी के? ना, हम लोग सारे भगवानों को माने। नहीं, वो तो कहते हैं हमारे कुल देवता हैं। नहीं, कुल देवता होना अलग चीज है। राम भी किसी के कुल देवता हैं, कृष्ण भी किसी के कुल देवता हैं, वो अलग चीज हो गई। लेकिन हम लोग राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, सारे देवताओं को मानते हैं। आने वाले समय में उदयराज यादव क्या कुछ करके दिखाएंगे, क्या वादा करते हैं? देखिए, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि मैंने पूर्वा विधानसभा क्षेत्र में जो अपने कार्यकाल में लोगों को सम्मान के साथ जीने का अवसर दिया था, उस क्षेत्र में जो अराजकता के माहौल को समाप्त किया था, उस क्षेत्र की गुंडागर्दी को समाप्त किया था, सबसे पहले जो 5 सालों में पुनः वो क्षेत्र में गुंडागर्दी का माहौल शुरू हुआ है, उसको समाप्त करने का काम करूँगा। दूसरा मेरा प्रयास होगा कि नौजवानों के लिए, जो कोई वहाँ पर औद्योगिक केंद्र नहीं है, उद्योगों को बढ़ावा देने करके और वहाँ के नौजवानों को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम करें, ये मेरा प्रयास होगा अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार आती है। जातिवाद पर काम करेंगे? जातिवाद पे मैंने कभी काम नहीं किया, न वोट में भी जात का सहारा नहीं। मैंने बता दिया, मैंने, आपने देखा होगा, आप तो पड़ोसी हो, कि 20 साल हमने कभी जात के आधार पर काम नहीं किया है। तो आने वाले समय माने कि उदयराज जी अगर टिकट मिली तो निश्चित रूप से पूरी तरह पक्षेंगे नहीं किसी को, पूरे विपक्षियों को या सत्ताधारियों को ठीक से चुनौती देंगे और लड़ेंगे? नहीं, चुनाव बिल्कुल मजबूती से लड़ करके, और जो ये झूठ बोलने वाले हैं, जो जनता को धोखा देने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से इनको सबक सिखाने का काम किया जाएगा। पेंशन का मामला आता है, इस बार भी आपकी फिर से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कह दिया, पेंशन के पर बड़ा ऐलान कर दिया, इस पर क्या कहना है आपका? बिल्कुल, मेरा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने 2005 में पेंशन समाप्त की थी, वो निर्णय गलत था। आदमी एक उम्र के बाद, तमाम ऐसे लोग देखने को मिलते हैं कि उनकी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि 2 टाइम उनको भोजन पाना भी मुश्किल हो जाता है। जो अखिलेश जी ने फैसला किया है पेंशन बहाली का, ये सराहनीय है और निश्चित रूप से उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थे उदयराज यादव। उदयराज यादव ने लगभग उन सारे सवालों के उत्तर दिए जिनके उत्तर हम सब चाहते थे। वर्तमान विधायक अनिल सिंह पर जिस प्रकार से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इससे पहले वो भी जान ले कि उनके पास क्या था और आज क्या है, विकास पर उन्होंने बोला और विश्वास जीतने का प्रयास किया। अब देखना यह होगा कि इन सब बातों के आधार पर आने वाले समय में समाजवादी पार्टी किसको टिकट देती है और किस प्रकार से पूरा माहौल तैयार होता है ये चुनावी समर का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।